हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। मैं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, हमारे इनहेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन जो चैप्टर 9 है उसका पार्ट है। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है एनिमल ब्रीडिंग एंड एक आता है प्लांट ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग हमारे जूलॉजी का पार्ट है, उसको हम जूलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि दो पुरानी वैरायटी को मिलाकर एक नई प्लांट वैरायटी बनाना ही क्या कहलाता है, प्लांट ब्रीडिंग। अब इसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, या तो हम बात कर लें क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा हो जाए, या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, या फिर हम बात करें टिश्यू कल्चर के द्वारा। दो पुराने वैरायटी को मिलाकर एक नई वैरायटी का प्लांट बनाना ही क्या कहलाता है, प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। प्लांट ब्रीडिंग की जरूरत क्यों पड़ी? जो हमारे पास पहले जो प्लांट होते थे वो क्या होते थे, उनका फूड प्रोडक्शन बहुत कम होता था, उनके अंदर बहुत सारे डिजीज होते थे। तो उसको क्या करना है, उससे डिजीज से बचाना है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई प्लांट वैरायटी बनाते हैं जिसमें क्या होता है, हाई यील्ड होता है, हाई डिजीज रेजिस्टेंस होता है। तो इसके लिए हम लाते हैं प्लांट ब्रीडिंग। अब प्लांट ब्रीडिंग के अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्लांट ब्रीडिंग आपको पता है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चर का कंट्री का मतलब होता है हमारा जो देश है एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में हर घर में, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा, हम बात कर लें किसान की चाहे अंबानी की, सबके घर में क्या होता है, खेती होता है। सबके घर में ही क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। अंबानी की बात कर ले, वो भी क्या करते हैं, खेती करते हैं। बात हो सकती है कि उनके पास ज्यादा बड़ा फार्म हाउस, उनके पास ज्यादा खेती हो, एक छोटे किसान के पास कम खेती हो, लेकिन खेती हर कोई करता है। इसीलिए जो कहा जाता है कि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री। अब इसका एक डाटा दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि जो हमारी जीडीपी है उसका 33% क्या यहां से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। और इंप्लॉयमेंट का 62% कहां से आता है, कि एग्रीकल्चर से। कैसे? आपके गांव में जितने लोग हैं सब मैक्सिमम क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेती से उनका क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, खेती से अपना भरण पोषण करते हैं। तो ये हम बात कर सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी का 33% कहां से आता है, एग्रीकल्चर के द्वारा है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूछा जाया गया है कि इंडिया की जीडीपी का कितना परसेंट है, एग्रीकल्चर से आता है 33% है। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 62% कहां से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। दोनों ही डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मान ले रहे हैं अगर हमारी इकोनॉमी कितनी है, 3 ट्रिलियन डॉलर की है। प्रेजेंट इकोनॉमी कितनी है, 3 ट्रिलियन डॉलर की है। इसमें से मोर देन 33% यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर किससे आ रहा है, 1 ट्रिलियन डॉलर ये आ रहा है किससे, खेती। बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे पूरी जीडीपी का 33% किससे आ रहा है, खेती से आ रहा है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इंडिया क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। अब बात आती है कि जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी 1947 में, तो 1947 में हमारे पास क्या था कि एक लिमिटेड अमाउंट में जो खेत थे, इस खेत में क्या था कि इनका फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बहुत कम था। मतलब इनके जो उर्वरक शक्ति होती कि इनके पास, इनके जो खेत में कह सकते हैं कि आप खनिज का अमाउंट क्या है, कम है। तो इसके लिए वहां पे जो फूड प्रोडक्शन हो रहा था बहुत कम हो रहा था। हमारे पास जो प्लांट वेराइटी थे ये बहुत पुअर प्लांट वेराइटी थे, इनके अंदर बहुत सारे डिजीज हो जाते थे, इनका जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत कम होता था। तो हमारे देश की जो ऐसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो हम सबको खाना नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उतना पैदा ही नहीं हो रहा, तो खाना हम कैसे दे पाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट आपस में मिले, तो इन्होंने सोचा कैसे कि इस प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है, या तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है, या तो हम क्या करें, जो हमारा खेत है, फील्ड है, इसका अमाउंट क्या कर दे, खेत का अमाउंट बढ़ा दे। तो भी पहले मान ले रहे हैं यहाँ पे 10 टन हो रहा था, 10 टन यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था, तो दुगना हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा, 20 टन होने लगेगा। लेकिन ये इतना अमाउंट नहीं है कि हमारे लिए सफिशियंट हो। इसके लिए और क्या कर सकते हैं, हम इसमें ज्यादा ज्यादा फर्टिलाइजर को डालें, इसमें ज्यादा ज्यादा क्या करें, कीटनाशक को डालें, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालें, जिससे उसका अगर मान लें इंसेक्टिसाइड की वजह से नुकसान हो रहा है, पेस्टिसाइड की वजह से नुकसान हो रहा है, तो उसको हम कम किया जा सके। हमें यहाँ पे बीडीसाइड रेजिस्टेंस प्लांट को लगाएं, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे बीड उग रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो भी हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, कुछ बढ़ेगा। लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि हमारा जो पॉपुलेशन है सबको खाना दे पाए। इसके लिए क्या किए, जब साइंटिस्ट सारे मिले तो उन्होंने क्या किया, जो पुरानी क्रॉप वैरायटी थी प्लांट की
ये जो पुरानी क्रॉप वेराइटी थी, इस क्रॉप वेराइटी में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया है, मान ले रहे हैं क्या है, एक प्लांट है जिसके अंदर क्या था, प्रोडक्शन इसका है, यील्ड क्या है, यील्ड क्या है, ज्यादा है, लेकिन ये क्या है, इसके अंदर डिजीज, डिजीज क्या होती हैं, डिजीज भी ज्यादा होती हैं। एक और वेराइटी है प्लांट की, एक और वेराइटी है प्लांट की, इस वेराइटी के अंदर क्या था, यील्ड कम होता था, लेकिन ये डिजीज रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इसके अंदर डिजीज नहीं होता है। अब इनका हम क्रॉस करवाते हैं, इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं और एक नई प्लांट वेराइटी को बनाते हैं। इन दोनों के क्रॉस से, इन दोनों के क्रॉस से एक नई प्लांट वेराइटी बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होता था कि ये यील्ड भी इसका ज्यादा होता था, यील्ड भी क्या होता था, ज्यादा होता था, और डिजीज रेजिस्टेंस भी क्या होता था, ज्यादा होता था। यहां पे क्या हो गया, अब यील्ड इसका भी ज्यादा हो गया और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो गया, तो इससे क्या हो गया, हमारा जो फूड प्रोडक्शन होता था वो अचानक से बढ़ गया। अब इतना बढ़ा, इतना अमाउंट में बढ़ गया कि अब ना कि हम अपना खाना बना ले रहे थे, अपने लिए प्रोडक्शन कर ले रहे थे, बल्कि हम दूसरे कंट्री के लिए भी क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम दूसरे देश के लोगों को भी खाना क्या कर रहे थे, पहुंचा रहे थे। तो एक कहलाता था ग्रीन रेवोल्यूशन। कब हुआ था, मिड 1960 में। कब हुआ था, 1960 में, 1960-61 के आसपास ही, 3-4 सालों में, 61 से लेकर 64 तक क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। इस समय ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जो क्रॉप फील्ड थे उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल का भी यूज किया गया, जिससे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के रूप में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज किया गया, ताकि जो प्लांट क्या हो रहे हैं, कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन बहुत अचानक से बढ़ गया। और नई क्रॉप वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया, नई क्रॉप वैरायटी इंट्रोड्यूस करने की वजह से उनका प्रोडक्शन क्या हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया। ये क्या कहलाता था, ग्रीन रेवोल्यूशन। कब हुआ था, 1960, मिड 1960 के आसपास हुआ था। एक इंपॉर्टेंट टाइम है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डिपेंडेंट टू ए लार्ज extent of plant breeding technique for a development of the high yielding and disease resistant variety in wheat, rice and maize। किसके किसके लिए हुआ था, wheat के लिए, राइस के लिए और मेज, क्योंकि हमारा जो क्रॉप होता है, यही तीनों चीज में क्या होती है, मेनली होते हैं। हमारे प्रोडक्शन जो होता है व्हीट का, राइस का एंड मेज का होता है। अगर व्हीट का कमी हो गई तो हमें क्या, हमें पता है कि व्हीट से मैक्सिमम क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो व्हीट से, राइस से एंड मेज में ही क्या हुआ था, मैक्सिमम अमाउंट में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर अबाउट 9,000 to 11,000 ईयर एगो। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि दो प्लांट वेराइटी, एक क्या है, प्लांट वेराइटी ए है और एक क्या है, प्लांट वेराइटी बी है। अब इस प्लांट वेराइटी ए का क्या होता था, इसका कंटिन्यूअस क्या होता था, इसके अंदर सेल्फ क्रॉस करवाया जाता था। सेल्फ क्रॉस करवाने से क्या होता था, इसके अंदर जो कैरेक्टर होते थे, मान लें इसका क्या है, इसका सेल्फ क्रॉस करवाए तो इसका जो कैरेक्टर होता है क्या बनेगा, लास्ट में बन जाएगा ये, और क्या बनेगा, ए एंड स्मॉल ए। अब ये जो है, ये क्या है, इसके लिए पॉजिटिव, मान लें कोई अच्छी यील्ड, ये ज्यादा यील्ड देने वाला प्लांट है, क्या है, ज्यादा यील्ड देने वाला प्लांट है। अब ये जो बी है, बी में जो कैपिटल बी है, क्या कर रहा है, ये हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, बी पॉजिटिव है, और स्मॉल बी क्या है, स्मॉल बी क्या है, निगेटिव है। अब इसका जब सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो कंटिन्यूअस क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक समय पे बन जाएगा कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये प्लांट बनेंगे। अब इसमें जो कैपिटल बी है, ये क्या हमारा पॉजिटिव वाला प्लांट है, कैपिटल बी क्या है, पॉजिटिव वाला प्लांट है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल बी वाले प्लांट को लेंगे और कैपिटल ए वाले प्लांट को लेंगे। अब दोनों का क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। अब क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव,
यानी कि उसका हाई यील्ड हो जाएगा, हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी हो जाएगा। तो इस तरह का जो क्रॉस होता था ये बहुत पुराने समय पे क्या हो रहा है, हमारे देश में चला आ रहा है कन्वेंशनल ब्रीडिंग। लेकिन अब हमें क्या करना है, एक जो ब्रीडिंग करवानी है एक साइंटिफिक मेथड से करवानी है। हमें केवल क्या चाहिए, एक अच्छी वैरायटी का प्लांट चाहिए। अब इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो डिजीज वाला प्लांट है वो भी बना है, लेकिन हमें अब क्या करना है, ऐसा ब्रीडिंग करवाना है जिसमें क्या बने, केवल हमें अच्छी यील्ड वाला ही प्लांट मिले। पर्पज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग का पर्पज क्या था, प्लांट ब्रीडिंग हम करवाते क्यों थे, इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इंप्रूव क्वालिटी। क्या करने के लिए, हमें यील्ड भी बढ़ाना है और क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है। इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे कि हम बात करें सैलिनिटी की बात करें, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्राउट, आपको पता है इस समय ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, कहीं पे भी, जहां पहले क्या होता था, हम बात कर लें राजस्थान में, अब राजस्थान में पहले बारिश ही नहीं होती थी, अब वहां पे क्या हो रहा है, बाढ़ आ रहा है। अगर हम बात कर लें हमारे यूपी में या फिर और जो हमारे गंगा के किनारे वाले एरिया थे, यहाँ पे क्या होता था, पहले बाढ़ आती थी, पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता था कि बारिश होता था, लेकिन अब यहाँ क्या पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंज हो रहे हैं। अब इस इन्वायरमेंटल चेंज के लिए हमें एक ऐसे प्लांट की जरूरत है जो क्या करे कि पहले जो खेत में जहां अधिक पानी वाले एरिया में उग सकता था, अब वो क्या कर सके, उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी हो कि वो ड्राट में, सूखे में भी उग जाए। जो सूखे में उग सकता था वो क्या हो सके, ज्यादा पानी एरिया वाले में भी क्या हो जाए, वो उग जाए। तो इस तरह के प्लांट वेराइटी की अब हमें जरूरत है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि उसके अंदर हाई यील्ड हो और क्या हो, इंप्रूव क्वालिटी, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी हो। सेकंड हो क्या हो, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हो। थर्ड, रेजिस्टेंस टू पैथोजन, जैसे कि वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। जो कि हमारे प्लांट जो हैं उनमें बहुत सारे, जैसे ह्यूमन के अंदर डिजीज होते हैं, एनिमल के अंदर डिजीज होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, प्लांट के अंदर भी बहुत सारे डिजीज होते हैं। अब ये डिजीज किसके द्वारा हो सकते हैं, वायरस के द्वारा, फंजाई के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो उसके लिए भी क्या हो, हमारी प्लांट वेराइटी क्या हो, रेजिस्टेंस हो। तो थर्ड मोटिव हमारा ये है। फोर्थ मोटिव है हमारा इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। आपको पता है कि हमारे प्लांट जो होते हैं उनके ऊपर इंसेक्ट बहुत ज्यादा लगते हैं। इंसेक्ट लगेंगे तो उनकी पत्तियों को खा जाएंगे, पत्तियों को खा जाएंगे तो अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वहां पे जो फूड होगा, उस फूड का प्रोडक्शन होगा वो ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो उसके लिए भी क्या हो, हमारा जो प्लांट हो वो रेजिस्टेंस हो। जैसा कि हमने बात किया था कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको जो प्लांट होता था उसके वो क्या होता था, इंसेक्ट निमेटोड रेजिस्टेंस होता था। हमने बात किया था कॉटन, बीटी कॉटन के बारे में, वो क्या होता था, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट होता था। ये क्या है, ये हमारे पर्पज है प्लांट ब्रीडिंग के। नेक्स्ट पॉइंट, मेन स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ ए क्रॉप आर। अब हमें प्लांट ब्रीडिंग करनी है। अब प्लांट ब्रीडिंग हम कैसे करेंगे, इसके लिए आता है, सब स्टेप आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के प्लांट हम कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे प्लांट हैं, हम बहुत सारे प्लांट को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। जितनी प्लांट वैरायटी है सारे प्लांट वैरायटी को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। हम गांव से कुछ प्लांट वैरायटी को लाएंगे, शहर के कुछ प्लांट वैरायटी को लाएंगे, कुछ ऐसे प्लांट वैरायटी को लाएंगे जो जंगल में उगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट वैरायटी को लाएंगे जो क्या हो कि सूखे में उगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट वैरायटी को कलेक्ट करेंगे जो कहाँ पे उगते हैं कि पानी के अंदर उगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट वैरायटी को हम कलेक्ट करेंगे जो कि कहाँ हाई सैलिनिटी वाले, नमक वाले एरिया में उगते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे प्लांट वैरायटी को कलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये प्लांट वैरायटी ये है, ये कहाँ उगता है, ये लोकल वैरायटी, गांव की वैरायटी है। ये जो प्लांट वैरायटी है ये कहाँ उगती है, ये मान ले रहे हैं ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट है। क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट है। ये डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट है। ये क्या है, ये सैलिनिटी वाले एरिया में क्या होता है, उगता है। ये कोई और प्लांट वैरायटी है, कोई और प्लांट वैरायटी है जिसके अंदर क्या है, इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये हम बहुत सारे प्लांट को कलेक्ट करेंगे। अब इस प्लांट को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे हमें कौन सा प्लांट बनाना है,
किस तरह का हमें जरूरत है, किस तरह के प्लांट की जरूरत है। अगर मान लें हमें एक ऐसे प्लांट की जरूरत है जिसके अंदर हाई यील्ड हो, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो और वो क्या हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो, तो हम क्या करेंगे, हाई यील्ड वाले प्लांट को, इस प्लांट को, ये वाले प्लांट को लेंगे और इंसेक्ट रेजिस्टेंस वाले प्लांट को लेंगे। इन दोनों का क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। इन दोनों के क्रॉस से जो प्लांट बनेगा वो क्या होगा, उसके अंदर हाई यील्ड भी होगा और क्या होगा, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होगा। तो क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। जितने भी वेरिएबल टाइप के क्या है प्लांट है उनका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सबसे पहला स्टेप होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्या है ये, रूट का है, रूट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ब्रीडिंग प्रोग्राम का रूट है। सबसे मेन पॉइंट यही है। अगर हम कलेक्शन ही नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि हमें चाहिए क्या, तो हम प्लांट ब्रीडिंग क्या करेंगे। हमें प्लांट ब्रीडिंग अगर करना है तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए हम उसका कलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसके मेन स्टेप क्या होते हैं इन प्लांट ब्रीडिंग, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इज डन बाय कलेक्शन ऑफ, किस किस चीज का हम कलेक्शन करते हैं, ओल्ड या फिर लोकल देसी वैरायटी का कलेक्शन करते हैं। आपको पता है जो देसी वैरायटी होती हैं, कहा जाता है ना कि हमारा देसी सब्जी है, देसी प्रोडक्शन है, उसके अंदर क्या होता है कि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है, वो डिजीज रेजिस्टेंस होता है ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि वो वाइल्ड वैरायटी से डेवलप हुआ है। तो उसके अंदर क्या होगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होगा, डिजीज रेजिस्टेंस होगा। तो उससे क्या होगा, हमें उसको बनाने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड नहीं देना पड़ेगा, हमको वीडीसाइड नहीं देना पड़ेगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो केमिकल का यूज है वो केमिकल का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ओल्ड या लोकल वेराइटी का भी कलेक्शन करते हैं। वेराइटी ऑफ प्रोड्यूस बाय प्लांट ब्रीड, जो प्लांट ब्रीडर ने बनाया, प्लांट ब्रीड, जैसे कि मान लें कोई प्लांट ब्रीडर है, उसने क्या बनाया है कि बहुत अच्छा प्लांट बनाया जिसका हाई यील्ड है, तो उसका भी हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। या फिर हम वाइल्ड स्पीसीज का भी कलेक्शन करते हैं। तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप वेराइटी के प्लांट का कलेक्शन ही कहलाता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब होता है जर्म प्लाज कलेक्शन। इसमें एक पॉइंट आता है जर्म प्लाज कलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप पिछले 10 सालों का क्वेश्चन उठा के देख लें, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन में लगभग 6 से 7 बार जब पूछा गया है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इज कॉल्ड जर्म प्लाज कलेक्शन। जैसे ही आएगा कलेक्शन ऑफ, आप वहां पे तुरंत क्या टिक लगाएंगे, जर्म प्लाज कलेक्शन। एक ऐसा पॉइंट है जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर भी क्या है, फिक्स है। तो जर्म प्लाज कलेक्शन क्या कहलाता है, द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट seed having the diverse allele of all genes in a given crop is called germplasm collection। क्या कहलाता है, germplasm collection कहलाता है। इंटायर कलेक्शन ऑफ ए प्लांट, या तो हम प्लांट का कलेक्शन करेंगे या तो सीड का कलेक्शन करेंगे। हैविंग डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन्स इन ए गिवन क्रॉप इज कॉल्ड germplasm कलेक्शन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमने बीट की वैरायटी ली। अभी इसकी बीट की वैरायटी में ए वाला जो बीट है इसके अंदर 2 एलील है। ये क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। ये क्या है, इसके अंदर है हाई यील्ड है, इसकी यील्ड क्या है, हाई है। ये क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस है। ये क्या है, ये ड्रॉट रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको मिलाकर एक नई प्लांट वैरायटी बनाएंगे जिनके अंदर क्या होगा, इन सबका कैरेक्टर होगा। वो क्या होगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी होगा, उसका यील्ड भी क्या होगा, हाई होगा। वो ड्राउट रेजिस्टेंस भी होगा, उसका क्या होगा, वो डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। तो ये क्या कहलाता है, जर्मप्लाज्म कलेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस प्लांट ब्रीडिंग में, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं, अगर आप इस पॉइंट को पढ़ के चले गए तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहला अगर क्वेश्चन बनता है तो हमारे जर्मप्लाज्म कलेक्शन से ही बनता है। एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब हमें क्या करना है, इवोल्यूशन का सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करना। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट का मतलब हुआ कि हमारे पास क्या हो गया, ये क्या है, प्लांट वैरायटी है, बहुत सारे प्लांट वैरायटी हैं, प्लांट वैरायटी हैं। अब इस प्लांट वैरायटी में हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। मान ले रहे हैं ये क्या है, प्लांट है, ये प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए
कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसका भी क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब इसका हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, कंटिन्यूअस सेल्फिंग करवाएंगे। लास्ट में क्या बन जाएगा, एक कैपिटल ए बनेगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए बी, स्मॉल बी। दो प्लांट बनेंगे। यहाँ पे भी क्या बनेगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी। अब इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि दोनों में कैपिटल ए वाला प्लांट कौन सा है, कैपिटल बी वाला प्लांट कौन सा है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। एक क्या हो जाएगा, हमारा पेरेंट प्लांट हो जाएगा। इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी। अब दोनों के क्या हो गए, पॉजिटिव कैरेक्टर हमारे प्लांट के अंदर चले आए। तो ये क्या कहलाता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। The germplasm is evaluated to as identify plant with the desirable combination of character। क्या करते हैं, डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि इसमें डिजायरेबल कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी है। द प्योर लाइन आर क्रिएटेड बाय व्हाट एवर वेयर डिजायरेबल एंड पॉसिबल। प्योर लाइन कैसे बनाया जाता है, कंटिन्यूअस सेल्फिंग करवाएंगे। कंटिन्यूअस सेल्फिंग के द्वारा क्या होता है कि हमारा प्योर लाइन मिलता है। प्योर लाइन का मतलब हुआ कैपिटल ए, कैपिटल बी। एक क्या होता है, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, जर्मप्लाज्म, हमारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। थर्ड स्टेप हमारा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग दी सिलेक्टेड पेरेंट। अब हमें क्या मिल गए, सिलेक्टेड पेरेंट मिल गए। एक क्या हो गए, पेरेंट मिल गए, कैपिटल ए, एक क्या हो गए, कैपिटल बी। हमारे क्या है, प्योर लाइन पेरेंट है। अब इनमें हम क्या करवाएंगे, इनका सिलेक्शन करवाएंगे, इनका क्रॉस करवाएंगे। अब जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या हमें प्लांट मिलेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी। ये हमें क्या मिलेगा, प्लांट मिलेगा। ये क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन अमंग दी सिलेक्टेड पेरेंट। ये क्या है, थर्ड स्टेप है। दिस इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बाय दी टू पेरेंट टू प्रोड्यूस हाइब्रिड। इसमें क्या करवाते हैं, हमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। दिस इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस प्रोसेस। क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग होता है, हम यहाँ पे दो प्लांट वैरायटी को सेलेक्ट करते हैं। अब इन प्लांट वैरायटी में कंटिन्यूअस हम सेल्फिंग करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्योर प्लांट मिलता है। अब कंटिन्यूअस सेल्फिंग में कई जनरेशन लग जाता है। अब जनरेशन में आपको पता है, एक प्लांट है बनाने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। कितना भी छोटा प्लांट हो, उसको अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो 6 से 8 महीने में क्या होता है, एक प्लांट प्रोड्यूस होता है। अभी 6 महीने के अंदर क्या होगा, ये हमें कई जनरेशन चलाना है तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। हमें क्या करना है, अब हमें तो मिल गए, बहुत सारे प्लांट मिल गए। अब प्लांट मिल गए, अब इस प्लांट में क्या करना है, मान ले रहे हैं ये क्या है, प्लांट है जिसके अंदर क्या है, यील्ड इसमें और इंसेक्ट रेजिस्टेंस। हमें दो वैरायटी को लेकर चल रहे हैं, दो चीजों को लेकर चल रहे हैं, यील्ड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इसमें भी यील्ड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस। हमने जो प्लांट बनाया है उनके अंदर हम दो चीजों को चेक कर रहे हैं, यील्ड और उनका इंसेक्ट रेजिस्टेंस। अब जो हमारा प्लांट बना है, ये प्लांट क्या है, एक ऐसा प्लांट बना है जिसके अंदर ना तो उसका यील्ड ज्यादा है, ना ही वो क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। एक प्लांट ऐसा बना जो कि ना है उसके अंदर क्या है, यील्ड उसका ज्यादा, ना तो वो क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। एक ऐसा प्लांट बना है जिसके अंदर क्या है कि यील्ड तो ज्यादा है लेकिन वो क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है। एक ऐसा प्लांट बना है जिसके अंदर क्या है कि उसका यील्ड ज्यादा है लेकिन हमें उसका इंसेक्ट रेजिस्टेंस वो नहीं है। एक ऐसा प्लांट बना है जो क्या है, उसका यील्ड भी ज्यादा है और इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी है। तो हम क्या करेंगे, इनका सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा है जिसमें यील्ड भी ज्यादा और इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट है। अब हमारे लिए यूजफुल कौन सा है, ये वाला जो प्लांट है क्या हमारे लिए यूजफुल है। अब इसका हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो फोर्थ स्टेप आता है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। जो हमारा रिकॉम्बिनेंट बना है उसमें सुपीरियर कौन सा है, जो कि हाई यील्ड वाला और इंसेक्ट रेजिस्टेंस वाला है, उसका हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। अब इसका सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्रो करवाएंगे। अब ग्रो करवाने के लिए सबसे हो सकता है कि हम इसको डायरेक्ट क्या कर दें, खेतों में ग्रो करवा दें, फील्ड में ग्रो करवा दें, तो हो सकता है कि ये अच्छे से ग्रो ना कर पाए। तो इसके लिए सबसे हम पहले क्या कहते हैं,
सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अब इसका हम टेस्ट करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसका हम टेस्ट करते हैं, इसको लेबोरेटरी में हम इसको टेस्ट करते हैं। दिस स्टेप यील्ड प्लांट दैट आर सुपीरियर टू बोथ है पेरेंट, ये क्या है, जो दोनों पेरेंट के लिए क्या सुपीरियर है। दिस सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, क्या बहुत ज्यादा क्रूशियल प्रोसेस होता है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे प्लांट मिल गए। अब इन प्लांट में हमें एक प्लांट को चूज करना है जो क्या है कि यील्ड भी ज्यादा हो और इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा कठिन प्रोसेस होता है। अगर इसमें हमें कोई एक दूसरी प्लांट वैरायटी हमने गलती से चूज कर लिया तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जो प्लांट ब्रीडिंग है का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल प्रोसेस होता है, उसमें हमें सही चूज करना होता है। दे रिक्वायर केयरफुल साइंटिफिक एवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेनी। अब इसकी हम स्टडी करेंगे, उसका प्रोजेनी का स्टडी करेंगे साइंटिफिक मेथड के द्वारा। इन दिस स्टेप फाइनली प्योर प्लांट होमोजाइगस प्लांट आर डेवलप। इसमें क्या होता है, फाइनली क्या होता है, हमारा होमोजाइगस प्लांट क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अब इस होमोजाइगस प्लांट को हम क्रॉप फील्ड में क्या करते हैं, इसको डेवलप करते हैं। ये हमारा स्टेप कितने, ये जितने स्टेप क्या कहलाते हैं, ये सारे किसके स्टेप हैं, प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप हैं। इसमें सबसे पहले स्टेप क्या था, जर्म प्लाज कलेक्शन। नेक्स्ट स्टेप है टेस्टिंग रिलीज ऑफ कमर्शियल बाय द न्यू कल्टीवेटर, न्यू कल्टीवेशन। अब जो हमारा प्लांट वेराइटी बना है उसको हमें क्या करते हैं, कमर्शियली ग्रो करते, कमर्शियली बेचते हैं, जिससे क्या होता है उसको जो फार्मर होते हैं वो फार्मर अपने क्रॉप फील्ड में ग्रो करते हैं। द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स आर रिवोल्यूटेड फॉर देयर यील्ड एंड द अदर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ द क्वालिटी डिजीज रेजिस्टेंस एड्स द रिसर्च फील्ड। अब क्या करते हैं, हम इसको रिसर्च फील्ड में इसको डेवलप करते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ द रिसर्च फील्ड इज फॉलोड बाय द टेस्टिंग ऑफ द material in the farmers field at least 3 growing season at several location in the country। आपको पता, अगर आप लोगों ने खेती करते हुए देखा, किसी ने खेती किया होगा तो आपको पता होगा, जब खेती करते हैं ना, कोई आप अपने गांव में देखिए, अपने गांव में जो लोग रहते हैं उनसे पूछिए कि उनके खेतों में क्या होता है कि जो क्रॉप फील्ड होते हैं, जैसे मान लें गेहूं का सीजन है या फिर धान का सीजन है, तो धान के सीजन में दुकान वाले क्या करते हैं, अगर कोई नई वैरायटी का धान आया है, मान लें क्या है, एक मोतिया धान आया है, मोती नाम से कोई धान आया है। अब इस मोती वाले धान को क्या करेगा, जो प्लांट है, जो दुकान वाला होगा, उसके जो कंपनी से साइंटिस्ट आएंगे, वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, मान लें किसी कंपनी ने कोई नई वैरायटी का प्लांट क्या किया, नई वैरायटी की राइस का प्लांट डेवलप किया। अब इस नई वैरायटी की राइस के प्लांट को क्या करते हैं, एक फार्मर को सेलेक्ट करते हैं, उस फार्मर के फील्ड में एक निश्चित दूरी पर उस प्लांट को क्या करते हैं, उस प्लांट को वो वहां पे लगाते हैं, उस प्लांट को लगाते हैं। अब उसको जितना क्या चाहिए, पानी चाहिए, जितना क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, सारे चीजों को उस फार्मर के फील्ड में वो साइंटिफिक क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, देते हैं। अब ये साइंटिस्ट जब देते हैं तो लास्ट में जब इसका क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, तो देखते हैं कि जैसा हमने अनुमान लगाया था, जो हमारा उम्मीद था कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या उतना प्रोडक्शन हुआ इस क्रॉप के फील्ड में कि नहीं हुआ। तो क्या करते हैं कि फार्मर को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे 2-3 सीजन तक अलग अलग खेतों में करते हैं। तो अगर वो फायदा हुआ, वो सब प्लांट वेराइटी क्या हो गई, हमारे लिए फायदा होती है, तो उसको हम कंटिन्यूअस करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर वो हमारे लिए डेवलप अच्छे से नहीं हुई है तो उसको हम क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ये होता है टेस्टिंग के फार्मर के फील्ड में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन इंप्रूवमेंट ऑफ फील्ड। अब हमें, अब इसका ये हमारा क्या हो गया, ये प्लांट ब्रीडिंग हो गई। अब इस प्लांट ब्रीडिंग का एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कि यील्ड का प्रोडक्शन हमें ज्यादा करना है। सबसे बहुत सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन जो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि हमें यील्ड को बढ़ाना है, क्योंकि अगर यील्ड ज्यादा होगी तभी सभी को खाना मिल पाएगा। अगर यील्ड नहीं होगा, कितने भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी हो जाए, लेकिन अगर सबको मिल ही नहीं पाएगा तो हमें उसका न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ा के क्या करेंगे, हमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाला फूड भी चाहिए, लेकिन क्या हो, उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, उसकी यील्ड भी ज्यादा हो। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या आता है, इंप्रूवमेंट ऑफ फील्ड। इसके लिए हम क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ फील्ड, इंप्रूवमेंट इन वीट।
वीट के प्लांट वेराइटी में वीट में कैसे यील्ड हुआ था, इसके लिए एक साइंटिस्ट आते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। नॉर्मन ई बोरलॉग ने क्या किया था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1970 में। इन्होंने एक प्लांट वेराइटी को डेवलप किया, इसीलिए इनको नाम देता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या नाम देता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। दो चीजें हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। और इंडियन फादर की अगर हम बात करें, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। इनका डेथ अभी 2023 में लास्ट मंथ ही हुआ है, बहुत ज्यादा दिन हुआ, अभी मुश्किल से 1 महीने भी नहीं हुआ इनका डेथ हुआ, एम.एस. स्वामीनाथन का। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्होंने बहुत ज्यादा प्लांट वेराइटी को इन्होंने बनाया था, वीट के प्लांट वेराइटी को, राइस के प्लांट वेराइटी को, तो इसलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखें कि इनका डेथ कब हुआ था, अभी 2023 के नवंबर में हुआ था, अक्टूबर नवंबर में। इन्होंने जो वर्क किया था, काम कर रहे थे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मैक्सिको। इन्होंने मैक्सिको के अंदर एक संस्था है, उसके अंदर वे काम कर रहे थे, वहां पे इन्होंने एक प्लांट वेराइटी को डेवलप किया था, सोनारा 64 एंड लेमरा रोजो 64, लेमरा रोजो 64 और सोनारा 64। ये जो लेमरा 64 और लेमरा 64 और सोनारा 64 प्लांट वेराइटी थी, इनका जो प्रोडक्शन था बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत ज्यादा इनका प्रोडक्शन हो रहा था, इनकी यील्ड बहुत ज्यादा थी। तो इंडियन के लोगों को जब पता चला है कि मैक्सिको के अंदर एक ऐसी प्लांट वेराइटी आई है, ऐसा वीट का प्लांट आया है जिसका प्रोडक्शन क्या है, बहुत ज्यादा हुआ है। अब इस इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां से मैक्सिको से क्या किया, इस प्लांट को इंपोर्ट किया है। अब इंपोर्ट किया तो ये प्लांट वेराइटी को इंडिया में उगाना चाहा। एक किसके द्वारा बनाया गया था, डेवलप बाई हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। किसके द्वारा, सेमी ड्वार्फ वैरायटी व्हीट के, उसके द्वारा डेवलप किया गया था, सोनारा 64 एंड रोजा 64। अब जब इसको इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट किया, भारत में इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद क्या किया है, इसको भारत के अंदर डेवलप करना चाहिए, इसको भारत के अंदर उगाना चाहे। जैसे इंपोर्ट करके लाए भारत में, अभी भारत के खेतों में क्या किए, इस सोनारा 64 को डेवलप किए। जब इसको डेवलप किए, इसको उगाना चाहे, तो क्या हुआ, ये भारत के अंदर उग नहीं पाए, इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाए, भारत के अंदर सक्सेस नहीं हुआ। ये फिर इंडिया के अंदर लेमरा रोजो 64, इसको भी उगाना चाहे, ये भी नहीं उगा। अब इसके अंदर क्या किए, जो साइंटिस्ट थे, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या किया, इसके अंदर गामा रेज के द्वारा म्यूटेशन करवाया। गामा रेज के द्वारा म्यूटेशन करवाने के बाद बनाया सरबती सोनारा, एक नई प्लांट वैरायटी को बनाया जिसका नाम दिया सरबती सोनारा। और एक किसके द्वारा बनाया गया था, सोनारा 64 के द्वारा, इसीलिए इसको नाम दिया गया सरबती सोनारा। और एक दूसरे प्लांट वैरायटी को बनाया लेमरा रोजो 64 में गामा रेज का क्या करवाए, इन्होंने गामा रेज डाला। उसके बाद जो प्लांट वैरायटी बनी उसका नाम दिया है पूसा लेमेरा। क्या, पूसा लेमरा। अब इस सरबती सोनारा और पूसा लेमरा को जब इंडिया के अंदर ग्रो करवाए, तो इंडिया के अंदर क्या हो गया, ये बहुत अच्छे से ग्रो किया, बहुत अच्छे से ग्रो किया, और इसका प्रोडक्शन भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा, इसकी यील्ड भी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो इसीलिए एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ पे दो चीजें पूछी जाएंगी, मैक्सिकन वेराइटी कौन सी है, मैक्सिकन वेराइटी सोनारा 64 और लेमरा रोजो 64 किसकी वेराइटी है, व्हीट की वेराइटी है। एक पॉइंट मत भूल जाइएगा, किसकी वेराइटी है, व्हीट की वेराइटी है। किसके द्वारा बनाया गया था,
ए गामा रेज के द्वारा बनाया गया था, गामा रेज के म्यूटेशंस बनाया गया था। कौन सी प्लांट वैरायटी, इंडियन प्लांट वैरायटी बनी? सरबती सोनारा और पूसा लैमरा बनी। कौन सी? सरबती सोनारा एंड पूसा लैमरा। अब हमारे जो प्लांट वैरायटी बने सरबती सोनारा और पूसा लैमरा, ये किसके द्वारा बने? सोनारा 64 से और रोजो 64 से। किसके द्वारा बने थे? ये म्यूटेशन के द्वारा बने थे, गामा रेज के द्वारा म्यूटेशन किया गया। किसने किया था? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने किया था। कहां पे किया था? ये किए थे IARI में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इन्होंने किया था। क्या किया था? अंडर द डायरेक्शन ऑफ एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ही हैज प्रोड्यूस सरबती सोनारा एंड पूसा लैमरा वैरायटी ऑफ व्हीट बाय द म्यूटेशन। किसके द्वारा? गामा रेज के द्वारा। गामा पूछा हुआ पॉइंट है कि एमएस स्वामीनाथन ने किसके द्वारा म्यूटेशन किया था? गामा रेज के द्वारा म्यूटेशन किया था। ही नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द इंडिया। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ऐसे क्या होता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, दूध के लिए हुआ था, जो कि जब हमारा जो अमूल प्लांट है वहां पे जो दूध का बहुत ज्यादा अमाउंट, जो अमूल के फाउंडर थे उनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन व्हाइट रेवोल्यूशन। ऐसे हुआ जो रेवोल्यूशन होता है फिश के लिए, एक्वाटिक एनिमल के लिए, उनको नाम देता है ब्लू रेवोल्यूशन। क्या? ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशरीज या फिर एक्वाटिक एनिमल, और व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द मिल्क, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द क्रॉप फील्ड। जैसे कि हम बात करें व्हीट एंड राइस मेज से रिलेटेड होता है। इन 1963 टू वेराइटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस बाय द प्लांट ब्रीडिंग। किसके द्वारा बनाए गए थे? प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। कौन कौन से? एक है हमारा पूसा 64 और लैमरा 64। कौन सा? पूसा 64 और लैमरा 64। किसने बनाया था? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने। ए व्हीट इंप्रूव वैरायटी कौन कौन सी थी? सोनालिका एंड कल्याण सोना। कौन कौन से? सोनालिका एंड कल्याण सोना। इनके अंदर क्या क्या था? हाइल्ड था एंड डिजीज रेजिस्टेंस थे। क्या थे? हाइल्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस थे। तो अगर पूछा जाएगा कौन सी प्लांट वैरायटी को बनाया गया था, तो व्हीट की 2 प्लांट वैरायटी बनाया गया था। प्लांट वैरायटी प्रोड्यूस बाय दी प्लांट ब्रीडिंग कौन कौन से? सोनालिका एंड कल्याण सोना। आपका जब एग्जाम पूछा जाएगा तो इन्हीं का नाम पूछा जाएगा, सोनालिका एंड कल्याण सोना एज प्लांट वैरायटी। आप किसके प्लांट वैरायटी हैं? व्हीट के प्लांट वैरायटी है, ना कि राइस के। इनके अंदर क्या कौन से कैरेक्टर थे? इनकी यील्ड क्या थी? हाई थी। और ये क्या थे? डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट थे। ये तो हो गई हमारे व्हीट की बात। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कितना बढ़ा था। आपके एनसीईआरटी के अंदर एक डाटा दिया हुआ है कि प्रोडक्शन तो बढ़ा, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हाई, लेकिन कितना यील्ड, कितना यील्ड? इसके लिए आपके एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है कि 1960 में जो इंडिया का प्रोडक्शन था व्हीट के लिए वो कितना था? 11 मिलियन टन था। कितना था? 11 मिलियन टन था। लेकिन अगर हम बात करें 2000 के अंदर ये बढ़ के हो गया 75 मिलियन टन। कितना बढ़ गया? 75 मिलियन टन। 5 टाइम्स से इसका प्रोडक्शन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। कितना? 5 टाइम्स। बहुत ज्यादा ये क्या हो गया? ये प्रोडक्शन है। इतना प्रोडक्शन हो गया हमारे देश में गेहूं का कि अब हम गेहूं को इंपोर्ट नहीं करते, हम किसी और से नहीं मंगाते हैं, हम दूसरे देशों को क्या करते हैं? गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं। हम दूसरे देशों को क्या करते हैं? गेहूं को देते हैं। ऐसे अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा राइस का भी प्रोडक्शन होता है। अभी जब हम राइस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इंडिया में राइस का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। इंडिया के अंदर इतनी राइस की प्रोडक्शन होती है कि जितनी पूरी मिडिल ईस्ट की कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है, सारी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है राइस के लिए। जितनी मिडिल ईस्ट की कंट्री, अभी भारत ने क्या किया, एक जो राइस को बाहर भेजने का था उस पर बैन लगा दिया। जो व्हीट का प्रोडक्शन होता था कितना हो गया? 75 मिलियन टन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है राइस का प्रोडक्शन। अगर हम बात करें राइस के प्रोडक्शन के लिए तो राइस में सबसे पहले आता है सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ राइस डिराइव्ड फ्रॉम किसके द्वारा? IRA डेवलप एट द इंटरनेशनल राइस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे डेवलप किया गया था? इंटरनेशनल राइस
रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप किया गया था। IR यहाँ पे भी आएगा, उसका मतलब होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRI, फिलीपींस के अंदर डेवलप किया गया था। और कहां पे? टाइचुंग नेटिव वैरायटी आप कहां का है? ताइवान का है। ये दोनों वैरायटी को लिया गया, इनसे क्या करवाया गया? ब्रीडिंग करवाया गया। इन इंडिया दिस derived were introduced by in 1960 but they could not adapt the Indian condition। IR8 को भी लाया गया और टूचिंग नेटिव वन ये कहां का था? ये ताइवान का था। इन दोनों प्लांट वैरायटी को लाया गया। जैसे हमने देखा था वीट के वैरायटी को लाया गया था, ऐसे ही धान के वैरायटी, राइस के वैरायटी को भी लाया गया। अब इस राइस के वैरायटी को इंडिया के अंदर डेवलप किया गया। इंडिया के अंदर इसको क्या किया गया? इनके खेतों में इंडिया में लगाया गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो पाया? ये डेवलप नहीं हो पाया, इंडिया में इनका प्रोडक्शन नहीं हो पाया। अब फिर से क्या किया गया? इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। कैसे मॉडिफिकेशन किया गया? लेटर बेटर यील्डिंग सेमी डॉर वैरायटी जय रत्ना वे डेवलप इन इंडिया। अब इनसे क्या हुआ? एक सेमी डॉर वैरायटी डेवलप किया गया जिसका नाम होता है जया एंड रत्ना। जया एंड रत्ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जया एंड रत्ना किसके वैरायटी हैं? राइस के वैरायटी हैं। सोनालिका और कल्याण सोना किसकी वैरायटी है? वीट की वैरायटी है। जय रत्न किसकी है? राइस की वैरायटी। कहां पे डेवलप की गई थी? इंडिया के अंदर डेवलप की गई थी। IR36 वैरायटी ऑफ राइस इज द रेजिस्टेंस टू ग्रासिस्टेंट वायरस। एक प्लांट वैरायटी है जिसका नाम है IR36। जहां पे भी आर आ गया, IR आ गया, उसका मतलब हो गया वो राइस का वैरायटी है। तो IR36 ऐसी वैरायटी है जो किसके लिए रेजिस्टेंस होती थी? वो स्टेंट वायरस के लिए रेजिस्टेंस होती थी। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है। जय एंड रत्ना किसकी वैरायटी है? राइस की वैरायटी है। अब राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ? अगर हम देखें 1960 में जो राइस का प्रोडक्शन होता था वो 35 मिलियन टन था। 35 मिलियन टन था। 2000 में इसका जो प्रोडक्शन हुआ ये हुआ 89.5 मिलियन टन। 80.59, यानी दोगुने से भी ज्यादा इसका प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। एनसीईआरटी का डाटा है। वीट की वैरायटी 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन एंड राइस की जो प्रोडक्शन हुआ था वो 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन से ये बढ़ गया। नेक्स्ट आता है इंप्रूवमेंट इन शुगर केन। हमने वीट के वैरायटी में इंप्रूवमेंट देख लिया, राइस के वैरायटी में इंप्रूवमेंट देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा है इंप्रूवमेंट इन दी शुगर केन। जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है ये भी हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है। और शुगर केन में हमारे देश में भी सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है वो यूपी के अंदर होता है। यूपी सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक है चीनी का, शुगर केन का। अब यूपी के अंदर क्या होता है? पहले जो नॉर्थ इंडिया के अंदर वैरायटी होती थी इनके अंदर क्या होता था? इनकी यील्ड बहुत कम होती थी और इनके अंदर जो शुगर का कंटेंट होता था वो भी बहुत कम होता था। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर एक वैरायटी होती है जिसका नाम होता है सैक्रम ऑफिसेरम। सैक्रम ऑफिसेरम के अंदर ये कहां ग्रो करता है? ये साउथ इंडिया के अंदर ग्रो करता है। साउथ इंडिया के अंदर ग्रो करता है। इनके अंदर थिकर स्टेम होता है। ये इनका जो स्टेम होता है बहुत ज्यादा थिक होता है, मोटा होता है, जैसे लाठी होता है उस तरह का स्टेम होता है। और शुगर कंटेंट भी उनके अंदर क्या होता है? ज्यादा होता है, हाई शुगर कंटेंट। और इनकी यील्ड भी क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन ये कहाँ पैदा होते हैं? ये पैदा होते हैं साउथ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया के अंदर एक वेराइटी थी जिसका नाम था सैक्रम बारबेरी। क्या नाम था? सैक्रम बारबेरी। सैक्रम बारबेरी ये कहाँ ग्रो होती है? नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो होती है। इनका जो स्टेम होता है वो थिन होता है, पतला होता है और इनके अंदर शुगर कंटेंट क्या होता है? बहुत कम होता है, पुअर शुगर कंटेंट होता है और इनका प्रोडक्शन भी क्या होता है? कम होता है। अब क्या किया कि इसे साउथ की वैरायटी को जो सैक्रम ऑफिसेरम था उसको ले आए हम इंडिया के अंदर। इंडिया में था, इंडिया की साउथ इंडिया से क्या लाए? नॉर्थ इंडिया के अंदर लाए। अब जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर इसको ग्रो करवाए तो नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या हो गया? ये ग्रो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपको पता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों के इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। इंडिया साउथ इंडिया में क्या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ह्यूमिड है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। लेकिन नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो ह्यूमिड है वो कम है, यहाँ पे गर्मी क्या है? टेम्परेचर कम है। यहाँ पे कंटिन्यूअस क्या होता है? रेन होता रहता है।
तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग होने की वजह से जो सैक्रम ऑफिसेरम होता था, जो कि साउथ इंडिया में ग्रो होता था, वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो पा रहा था। अब इसके लिए क्या किए कि सैक्रम ऑफिसेरम को हमने क्या किया, एक नई प्लांट वैरायटी से, जो नॉर्थ इंडिया की वैरायटी से, उससे क्रॉस करवाए, नए प्लांट वैरायटी बनाए, और उस नए प्लांट वैरायटी को कहां ग्रो करवाए, उसके अंदर क्या होता था, थिकर स्टेम होता था, उसका हाई शुगर कंटेंट भी होता था और उसके अंदर यील्ड भी हाई होती थी। अब ये कहां पे सक्सेसफुली ग्रो होने लगा, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर भी ग्रो होने लगा। सैक्रम ऑफिसेरम को लिया और सैक्रम बारबेरी को लिया, दोनों को क्या किया, यहाँ पे इनका प्लांट ब्रीडिंग करवाया। प्लांट ब्रीडिंग से क्या एक नई प्लांट वैरायटी बनी। अभी जो प्लांट वैरायटी होती थी वो उसके अंदर शुगर कंटेंट भी ज्यादा होता था, उसका जो स्टेम होता था वो भी थिक होता था, उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता था। और अच्छी बात ये थी कि अब ये नॉर्थ इंडिया के अंदर ये ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साउथ इंडिया के अंदर की कौन वैरायटी ग्रो करती थी, सैक्रम ऑफिसेरम। नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सी ग्रो करती थी कि सैक्रम बारबेरी। किसके अंदर थिक स्टेम था, शुगर कंटेंट ज्यादा था, तो सैक्रम ऑफिसेरम के अंदर थिक स्टेम था और शुगर कंटेंट ज्यादा था। आप इसको इस पॉइंट से याद रख सकते हैं कि हमारे जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, साउथ में स्थित है। तो उससे आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि सैक्रम ऑफिसेरम कहाँ पे होता है, साउथ इंडिया के अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इंप्रूवमेंट इन मिलेट्स। इंप्रूवमेंट इन मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब होता है मोटे अनाज। जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे कि हम बात कर लें बाजरा की बात कर लें, मक्का की बात कर लें, इनको नाम दिया जाता है मिलेट्स। आपको पता होगा कि जो पीएम मोदी साहब हमारे देश के पीएम है, इन्होंने इस समय मिलेट्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। मिलेट्स का जो प्रचार है वो बहुत ज्यादा किया। आपका अभी हमारे देश में G20 सम्मेलन हुआ था, तो G20 में भी मिलेट्स को एक विशेष स्थान दिए। वहां पे जितने भी फूड बने थे, आपको पता हो कि प्रेसिडेंट के यहाँ एक भोज हुआ था, डिनर हुआ था, तो उसमें जितने भी खाना बने थे सारे मिलेट्स के बने थे, क्योंकि मिलेट्स की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छा होती है। तो मिलेट्स को आप अगर हम बात करें, मिलेट्स में क्या क्या आते हैं, हाइब्रिड मेज आते हैं, ज्वार आता है, बाजरा आता है, हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया। ये कहाँ पे डेवलप किया जाता है, ये इंडिया के अंदर डेवलप होता है। हाइब्रिड breeding having the lead to the development of the several high laying variety resistance to water stress। इनकी खास बात ये होती है कि ये बहुत ज्यादा वाटर स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि सूखे के अंदर भी क्या हो सकते हैं, इनका प्रोडक्शन हो सकता है। और इनके अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे भी डिजीज के लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए मिलेट्स का मैक्सिमम यूज किया। आप जब मॉडर्न लाइफ स्टाइल देखेंगे तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जो अच्छे लोग हैं वो क्या कहते हैं, अपने फूड के अंदर मिलेट्स का यूज इस समय ज्यादा कर रहे हैं। मिलेट्स के मतलब बाजरे की रोटी खा रहे हैं, मेज की रोटी खा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उनका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो मिलेट्स को सुपर फूड के तौर पर आजकल यूज किया जाता है। तो इसके अंदर भी क्या किया गया, डेवलप किया गया। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट। अभी तक हमने क्या किया है, यील्ड को बढ़ाया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, हम बना रहे हैं ऐसे प्लांट जो कि क्या हो, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट हो। हमारे जो प्लांट होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम जो डिजीज होता है वो या तो बैक्टीरियल डिजीज होता है, या तो क्या होता है वायरस के द्वारा किसी होता है, या तो फंगस के द्वारा होता है। इंसेक्ट के द्वारा हमारे प्लांट में कोई डिजीज नहीं होता है। इंसेक्ट क्या काम करते हैं कि इंसेक्ट प्लांट के पत्तियों को खा लेते हैं या फिर प्लांट के स्टेम को खा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, ना कि उनके अंदर कोई डिजीज होती है। तो इंसेक्ट को यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिजीज होती है किसकी वजह से होता है, वो फंगस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या फिर वायरस की वजह से हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है कि किस प्लांट के अंदर कौन सी डिजीज किसकी वजह से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी नीट के एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। आपका जब एम्स होता था 2017-18 के पहले, तो एम्स के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन इस टेबल से आता था। ये टेबल है, एक और टेबल है, दो टेबल एनसीईआरटी के ऐसे दिए हुए हैं जिससे हर साल एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आता था। नीट के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इस टेबल में कौन कौन सा पॉइंट। सबसे पहले अगर हम बात करें
फंगस के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? तो फंगस के द्वारा जो होता है सबसे पहला होता है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। क्या होता है? ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। जो व्हीट का प्लांट होता है उसके ऊपर इस तरीके से फंगस लग जाते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट आता है फंगस के द्वारा रेड रॉट ऑफ शुगर केन। जब आप लोगों ने शुगर केन देखा होगा, शुगर केन में क्या होता है, कभी कभी रेड रॉट लग जाता है, ऐसे लाल हो जाता है उसका पूरा का पूरा स्टेम। तो उसको किसके द्वारा ये होता है? ये फंगस के द्वारा होता है, इसको नाम दिया जाता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट आता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का मतलब होता है पोटैटो की जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती है? काली हो जाती है। पोटैटो की पत्तियां बहुत ज्यादा काली हो जाती है, उसको नाम देता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगर नेक्स्ट हम बात करें बैक्टीरियल डिजीज की, तो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहला पॉइंट है ब्लैक रूट ऑफ है क्रूसीफेरस। जो क्रूसीफेरस हैं उनके जो प्लांट होते हैं उनके लीव्स के ऊपर इस तरीके से ब्लैक रॉट लग जाते हैं, देख सकते हैं। ये किसका प्लांट है? ये गोभी का प्लांट है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये ब्लैक रॉट लगा हुआ है। किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है वायरल डिजीज। अगर वायरल डिजीज की अगर हम बात करें तो उसका पॉइंट टोबैको मोज़ेक वायरस और टर्निप मोज़ेक वायरस। एक टोबैको का प्लांट है, इस टोबैको के प्लांट पे देखेंगे कि ये पीला हो जाता है, किसकी वजह से? ये वायरस की वजह से। कौन सा वायरस इस पे लगता है? टोबैको मोज़ेक वायरस लगता है। ऐसे ही एक और वेराइटी है टर्निप मोज़ेक वायरस। किसी जहां पे भी मोज़ेक शब्द आ जाए, मोज़ेक मैक्सिमम वर्ड यूज किया जाता है वायरस के लिए। तो टोबैको मोज़ेक वायरस और टर्निप मोज़ेक वायरस कौन सी किसकी वजह से होता है? ये वायरल डिजीज की वजह से होता है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट पैथोजेंस आर फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरस। क्या हो सकते हैं? या तो फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या वायरस हो सकता है। दिस पैथोजेन लॉसेस कैन ऑफन टू बी 20 to 30% एंड सम टाइम इवन टोटल। इनकी वजह से आप लोग को लग रहा है कि कुछ प्लांट में क्या हो गया, अगर कुछ डिजीज भी हो गई तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। कितना प्रोडक्शन कम हो जाता है? 20 से 30% तक प्रोडक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। और कभी कभी क्या हो जाता है? इवन दी टोटल, पूरी की पूरी फसल ही क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। इन दिस सिचुएशन डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी हैव बीन डेवलप्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। इसलिए क्या होता है? हमें नई डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट वैरायटी को डेवलप करते हैं, किसके लिए? बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन के द्वारा। अब कैसे डेवलप करते हैं? इसके लिए पॉइंट है, एक कोई प्लांट वैरायटी, व्हीट की प्लांट वैरायटी है जिसका में क्या है? यील्ड तो ज्यादा है, लेकिन ये क्या है? 62 हिल बंट फंगल डिजीज। क्या है? जो हिल बंट फंगल डिजीज है उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या होता है? एक बीट की प्लांट वैरायटी है, इसके अंदर क्या होता है? इसका यील्ड तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर फंगल डिजीज भी बहुत ज्यादा होता है। हम एक ऐसा बिल्ड स्पीशीज लेते हैं प्लांट व्हीट की, जो क्या होता है? इसके लिए क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। किसके लिए? हिल ब्लंट फंगल डिजीज के लिए रेजिस्टेंस होता है। अब जब रेजिस्टेंस होता है, इन दोनों काम क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं और एक नई वैरायटी बनाते हैं जिसका नाम होता है हिमगिरी। ये हिमगिरी के अंदर क्या होता है? ये रेजिस्टेंस होता है किसके लिए? हिल ब्लंट फंगल डिजीज के लिए, और इसका यील्ड भी क्या होता है? ये ज्यादा होता है। इस तरीके से हमने क्या किया? डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट को बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ और प्लांट वैरायटी हैं जो कि बनाए गए हैं डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें व्हीट, किसके लिए रेजिस्टेंस है? ये इसकी जो नई वैरायटी है हिमगिरी, रेजिस्टेंस किसके लिए? लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड लीफ ब्लंट के लिए। ब्रेसिका है। पूसा स्वार्मिन इसकी नई वैरायटी है। कौन सी? पूसा स्वार्मिन। और किसके लिए रेजिस्टेंस है? ये व्हाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंस है। कलीफ्लावर की वैरायटी की बात करें, कौन सी वैरायटी डेवलप की गई थी? पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल केवन। पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल केवन किसके लिए रेजिस्टेंस है? ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। किसके लिए? ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के लिए। नेक्स्ट है काउपी रेजिस्टेंस है पूसा कोमल के लिए और बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। पूसा कोमल एंड बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। चिली, नेक्स्ट है चिली की अगर हम बात करें, इसकी वैरायटी डेवलप की गई थी पूसा सदाबहार। किसके लिए डेवलप है? ये रेजिस्टेंस है चिली मोज़ेक वायरस के लिए, टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए और लीफी कर्ल लीफी वायरस के लिए रेजिस्टेंस है।
तो इसको आप एक ट्रिक्स के से भी याद रख सकते हैं। ब्रासिका किसकी तरह होता है? सोना की तरह होता है, इसीलिए कहा जाता है इसको कौन सी वैरायटी? पूसा स्वर्मीन। कलीफ्लावर क्या होता है? गोल होता है। स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल, इसकी वैरायटी क्या नाम हो गया? पूसा स्नोबॉल। कॉपी हमारे यहाँ क्या थे? कोमल थे। कोमल क्या करते थे? ये मटर का प्रोडक्शन करते थे। पूसा कोमल। चिली हमेशा जो मिर्ची होती है हर महीने में मिलती है, सदाबहार होती है, तो चिली की कौन सी वैरायटी हो गई? पूसा सदाबहार। एक किसके लिए रेजिस्टेंस थी? चिली मोज़ेक वायरस के लिए। ये आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है। नेक्स्ट एक और पॉइंट दिया हुआ है कि भिंडी के लिए कैसे बनाया गया था। भिंडी की एक वैरायटी थी अल्बिकस स्केलेंटस। अल्बिकस स्केलेंटस, इसकी यील्ड क्या होती थी? ज्यादा होती थी, लेकिन सेंसिटिव होता था येलो मोज़ेक वायरस के अंदर। इसके जो भिंडी थी इसके अंदर येलो मोज़ेक वायरस का अटैक बहुत ज्यादा होता था। एक नई प्लांट वैरायटी को डेवलप किया गया किसके? जिसकी नाम थी प्रभानी क्रांति। क्या थी? प्रभानी क्रांति। एक किसके लिए रेजिस्टेंस थी? येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंस थी। किसके द्वारा डेवलप किया गया? एक वाइल्ड स्पीसीज को लिया गया था जो कि किसके लिए रेजिस्टेंस था? येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंस था, उसके द्वारा डेवलप किया गया था। और इसका यील्ड भी क्या होता था? ये ज्यादा होता था। तो ये इस तरह से हम डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट को बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। अब हम बनाएंगे ऐसा प्लांट जो कि क्या हो? इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस हो। Another major cause of large scale of the destruction of the crop plant and crop produce insect and pest। बहुत ज्यादा क्या होते हैं? इंसेक्ट एंड पेस्ट के द्वारा भी हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो घट जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाते हैं। ऐसा प्लांट बनाते हैं जो क्या हो? इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो, उसके ऊपर इंसेक्ट अटैक ना कर पाए, या तो अटैक कर दे तो क्या हो जाए कि उस पर डेवलप ना कर पाए। इस तरह के प्लांट वैरायटी को क्या नाम दिया जाता है? इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। अब इनके में क्या क्या हम बदलाव कर सकते हैं? उनका मॉर्फोलॉजिकल चेंज कर सकते हैं, या फिर बायोकेमिकल चेंज कर सकते हैं, या फिर उनके अंदर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो वैरायटी हमने डेवलप की थी, हमने कॉटन के लिए डेवलप किया था। एक कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता था? जेसिड का कंट्रोल करता था। जेसिड कॉटन के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करते थे। इसके अंदर कौन सा मेथड यूज किया गया था? हेयरी लीव्स यूज किया गया था। कैसे किया गया था इसको अगर हम बात करें, एक क्या है? कॉटन का प्लांट है, ये कॉटन की लीव्स हैं। इस कॉटन की लीव्स पे क्या हुआ है? ये जेसिड का बहुत ज्यादा अटैक हुआ। अब ये जेसिड क्या करती है? इसे कॉटन की लीव्स को खा जाती थी। जब कॉटन की लीव्स को खा जाती, कॉटन का प्रोडक्शन क्या हो जाता था? कम हो जाता था। अब हमने एक ऐसे प्लांट को डेवलप किया, जिसके अंदर क्या हुआ? जो कॉटन की लीव्स होती थी, ये कॉटन की लीव्स है, इसकी लीव्स के ऊपर हेयर आने लगे, छोटे छोटे क्या हो गए? हेयर डेवलप होने लगे। अब इस हेयर की वजह से जो हमारे जेसिड हैं, ये जेसिड इसके ऊपर डेवलप नहीं हो पाते थे, इसके ऊपर अटैच नहीं हो पाते थे। तो जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता था, ये कॉटन का प्रोडक्शन होता था, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। इसी तरीके से वीट का भी प्रोडक्शन किया गया था, उसके अंदर लीफ बेटल से बहुत ज्यादा अटैक करते थे। वो कौन सा मेथड यूज किया गया? इसके अंदर भी हेयरी लीव्स बनाए गए थे। वीट की एक वैरायटी, वीट के अंदर स्टेम स्लॉ फ्लाई क्या होते हैं? अटैक करते हैं। इसके अंदर सॉलिड स्टेम को यूज किया गया था। क्या किया गया था? सॉलिड स्टेम को यूज किया गया था। कॉटन के लिए कॉटन में कौन सा इंसेक्ट होता है? बल्बम और कॉटन बल्बम। इसमें क्या किया था? स्मूथ लिप्स एंड नेक्टरलेस। इसके अंदर नेक्टरलेस किया गया था। नेक्टरलेस का मतलब होता है इसका जो फ्लावर डेवलप होते थे उसके अंदर कोई नेक्टर नहीं होता। जब कोई नेक्टर नहीं होगा तो इंसेक्ट ही अटैक नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है मेज। मेज की अगर हम बात करें, स्टेम बोरर उसके ऊपर अटैक करते हैं। किसके लिए? उसके अंदर एस्पेटिक एसिड, हाई एस्पेटिक एसिड का कंटेंट ज्यादा होता था, और लो नाइट्रोजन का जो कंटेंट होता था लो होता था, और शुगर कंटेंट भी क्या होता था? लो होता था, जिससे कि जो स्टेम बोरर होते थे वो अटैक नहीं कर पाते थे। तो इस टेबल को भी आप याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी का टेबल है। किसके लिए कौन सा वैरायटी डेवलप किया गया था और कौन अटैक करता है। नेक्स्ट आता है ब्रासिका।
ब्रेस्का की अगर हम बात करें, पूसा गौरा इसके अंदर है, अटैक करता है, किसके लिए होता था, इंसेक्ट रेजिस्टेंस एफिड्स के लिए। फ्लैट बीन पूसा, इसका जो वेराइटी डेवलप की गई थी पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3, इसके अंदर कौन सा इंसेक्ट अटैक करता है, जेसिड एफिड्स एंड फ्रूट बोरर अटैक करता है। ओकरा भिंडी की अगर हम बात करें, पूसा सोरमानी इसकी वेराइटी डेवलप की गई थी और पूसा A4 की गई थी, इसके अंदर कौन सा इंसेक्ट अटैक करता है, सूट बोरर एंड फ्रूट बोरर इसके अंदर क्या होते हैं, अटैक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट के लिए भी क्या हो, हमारे प्लांट जो रेजिस्टेंस हो, उसके लिए मोर देन 840 मिलियन पीपल हैव बीन वर्ल्ड डू नॉट हैव बीन एडुकेट फूड टू मेट देयर डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। हमारे पास क्या हुआ कि फूड का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन अभी भी पूरे विश्व में क्या होते हैं, मोर देन 840 ऐसे लोग हैं जो कि हर टाइम क्या होते हैं, एक टाइम वो भूखा सोते हैं, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। उसमें भी बहुत ज्यादा अबाउट 3 बिलियन पीपुल ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ये हंगर से जूझ रहे हैं, ब्लाइंड हंगर। मतलब वो इसका मतलब ये है कि उनको खाना तो मिल रहा है, लेकिन उनके अंदर उस खाने के अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं है। 884 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको तो खाना ही नहीं मिल रहा है। इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, और 3 बिलियन पीपुल ऐसे हैं पूरे विश्व में जो ऐसे हैं जिनको क्या हो रहा है कि खाना तो मिल रहा है, लेकिन उनको न्यूट्रिशनल, कुछ खाने से न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं मिल रही है। माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन से डिफिशियंसी, उनके अंदर क्या हो जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की, प्रोटीन की, विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। दिस इज मीन बिकॉज ऑफ दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एनफ फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फिश एंड मीट्स। एक ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग क्या हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल के हैं। बिलो पॉवर्टी मतलब गरीब हैं। अब जितने गरीब लोग हैं वो क्या रोज अपने खाने, उनके हम बात करें कि वो ब्रेकफास्ट के अंदर अपना जूस नहीं खा सकते हैं, अंडा नहीं खा सकते हैं, मीट नहीं खा सकते हैं, वो शाम को डिनर के अंदर दूध नहीं ले सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि किस पे जीवित रह रहे हैं, केवल दाल चावल पे, ब्रेड पे जीवित रह रहे हैं। तो सबको क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या जरूरी है कि हम ऐसा जो दाल चावल ही बना रहे हैं, रोटी ही बना रहे हैं, उसके अंदर क्या हो, ऐसा कुछ हम करें कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाए। जैसा कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में एक बात किया था कि जो हमने एक राइस डेवलप की थी, गोल्डन राइस। इस गोल्डन राइस में क्या किया था हमने, विटामिन ए का जो बीटा कैरोटीन होता है उसके जीन को ट्रांसफर कर दिया था, जिससे क्या होता है, विटामिन ए का प्रोडक्शन क्या होता है, उस बीट के अंदर, उस राइस के अंदर हो जाता था। वो विटामिन ए उस राइस को जो भी खाएगा उसके अंदर विटामिन ए की कमी नहीं होगी। तो इसी मेथड से हम क्या करते हैं, जो नई क्रॉप वैरायटी बनाते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, हम डिफरेंट न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। प्रॉब्लम आप है हिडन हंगर, इस चीज को नाम दिया है हिडन हंगर। हिडन हंगर से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है उसके अगर हम बात करें, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज। डिजीज के लिए भी क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होगा, विटामिन की कमी हो जाएगी, तो आपके बहुत ज्यादा डिजीज हो जाएगी। और क्या हो सकता है, रिड्यूस लाइफ स्पैन। अगर जिसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होगा, विटामिन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, तो उसका लाइफ स्पैन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको 70 साल जीना है तो 60-65 साल में क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और क्या हो सकता है, उसका मेंटल हेल्थ भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी कम हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट है रिड्यूस मेंटल एबिलिटी, उसकी सोचने की क्षमता, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, हिडन हंगर। इस समय पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिडन हंगर ही है कि खाना तो मिल रहा है सबको, गवर्नमेंट खाना तो दे रही है, लेकिन उस खाने से क्या हो रहा है कि सबको माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। उसको जो सब चाहिए कि प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, सबको नहीं मिल पाता है। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या हर गवर्नमेंट के पास। अभी इंडिया में तो इंडिया भी एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, तो इंडिया के पास ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया में क्या है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो खाना होता है ना, एक अन्नपूर्णा होती है। कहा जाता है ना हमारे जो हिंदू मैथोलॉजिकल की, खाना एक देवता है। क्यों देवता है? क्योंकि खाने की वजह से क्या हो रहा है कि सब लोग जीवित है। अगर खाना रहेगा तो कोई जीवित हो पाएगा? नहीं। हम खाना बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, हमें खाने का वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना ही नहीं मिल पा रहा है।
तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस चीज पे आप लोग ध्यान दें। जितने लोग भी हैं, आज से आप लोग सभी लोग अपने अंदर के जितना भी हो सके हम खाने का वेस्ट नहीं करेंगे। हमें जितनी जरूरत है उतना ही लें। अगर आपके पास ज्यादा है, आप किसी गरीब को दे दें। किसी गरीब को दे देंगे तो उस गरीब का क्या हो जाएगा, भला उसका पेट भर जाएगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन मिल जाएगा, उसको 2 टाइम का खाना मिल पाएगा। आप क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे तो क्या आपका कोई फायदा होगा? नहीं, आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस चीज पे ध्यान दें। ये बहुत अच्छी बात है कि जितने लोग हैं अगर खाने का वेस्ट कम करें तो जितने लोग हैं 3 बिलियन पीपल की हम बात करें, 40 मिलियन पीपल की बात करें ना, सबको खाना मिल जाएगा। सबसे ज्यादा वेस्ट तो इसी वजह से होता है कि लोग क्या करते हैं कि खाना जिनको कितना खाना होता है उसका पता ही नहीं होता है, वो क्या करने लगते हैं, वेस्ट करने लगते हैं। तो इस चीजों पे ध्यान दें। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्या फ्यूचर है इस देश के, तो इस चीज पे बहुत अच्छी से आपको विचार करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग सबसे पहला आता है बायो फोर्टिफिकेशन। है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है इंप्रूवमेंट इन द फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी के इंप्रूवमेंट के लिए जो मेथड अपनाया जाता है उसको नाम देता है बायो फोर्टिफिकेशन। इसी तरीके से एक इससे मिलता जुलता टर्म है बायो इमिग्रेशन, बायो पायरेसी, ये इसी तरीके के शब्द हैं। तो एक नेक्स्ट है हमारा बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जो हमारे पास फूड है, इस फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाना क्या कहलाता है? बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, हाई प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी क्रॉप वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, इस क्रॉप वैरायटी के अंदर हम क्या करें, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा दे, अच्छे फैट को इसके अंदर क्या करें, हम डाल दें, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो भी बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन फॉर इंप्रूविंग, हम किसके लिए करते हैं? प्रोटीन कंटेंट और उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ाने के लिए, विटामिन कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स की कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बायो फोर्टिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करें हाइब्रिड मेज, किसके अंदर हम किए थे? हाइब्रिड मेज की अगर बात करें, इसके अंदर हम क्या करते हैं? 2000 मेज हाइब्रिड दैट इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड एंड लाइसिन ट्रिप्टोफैन कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग मेज। क्या होता है, 2000 में हमें एक ऐसे मेज की वैरायटी को डेवलप किए थे जिसके अंदर हमें कौन कौन से विटामिन थी, अमीनो एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ऐसे अमीनो एसिड थे जिनकी अमाउंट क्या था, डबल हो गया था। ऐसे हम बात करें एटलस 66 की, एटलस 66 क्या है? एक है व्हीट की वैरायटी है, हैविंग हायर प्रोटीन कंटेंट, इसके अंदर प्रोटीन जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। यूज्ड एज ए डोनर टू फॉर इंप्रूविंग दी कल्टीवेशन व्हीट। क्या होता है ये? हमें इसको व्हीट के लिए यूज करते हैं, व्हीट के कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। एटलस 66 किसकी वैरायटी है? व्हीट की वैरायटी है। ऐसी एक और वैरायटी हमने डेवलप किया था आयरन फोर्टिफाइड राइस, जिसके अंदर क्या किसका कंटेंट ज्यादा था? आयरन का कंटेंट ज्यादा था। दिस हैज बीन 5 times of much iron as commonly consumed वैरायटी। इसके अंदर जो आयरन का अमाउंट था वो बहुत ज्यादा था, 5 times द कंपेयर टू नॉर्मल राइस के। प्लांट ब्रीडिंग फॉर ए इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI Delhi has also released several vegetable crops that are rich in vitamins and minerals। कुछ ऐसे प्लांट वेराइटी को डेवलप किया है IARI ने जो कि किसमें रिच थे? मिनरल्स एंड विटामिन में। जैसे कि हम बात करें विटामिन ए रिच है, पंपकिन को डेवलप किया था, स्पेनिच एंड कैरेट को डेवलप किया था। विटामिन सी रिच है, डेवलप की बिटर गार्ड को, बथुआ को एंड मस्टर्ड टमाटो को। किसको? बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड एंड टमाटो। ये जो बथुआ है ये स्पिंच के, पालक की एक वैरायटी होती है। आपके जो व्हीट के खेत होते हैं, गेहूं के खेत होते हैं, आप गांव में अक्सर जाएंगे तो इस बथुआ के प्लांट को देख लेंगे। ये बथुआ का क्या बनाया जाता है? साग बनाया जाता है ठंडी विंटर के सीजन में। इसके अंदर भी क्या था? विटामिन सी की ये रिच होता है। आयरन एंड कैल्शियम, अगर आयरन एंड कैल्शियम की बात करें किसके अंदर हुआ था? स्पिंच एंड बथुआ के अंदर यूज किया गया था। स्पिंच एंड बथुआ के अंदर
प्रोटीन इन रिच किसके अंदर हुआ था? बीन्स। ब्रॉड लेबल्ड फ्रेंच एंड गार्डन पीच के अंदर क्या किया गया था? ये प्रोटीन इन रिच बीन को डेवलप किया गया था। अगर नेक्स्ट आता है मूंग बीन्स, म्यूटेशनल ब्रीडिंग की अगर हम बात करें, कैसे डेवलप किया गया था? म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा किया गया था। कैसे होता है? एक वैरायटी है मूंग बीन्स की जिसके अंदर क्या होता है? यील्ड तो ज्यादा होता है, सेंसिटिव टू येलो मोज़ेक वायरस, लेकिन ये येलो मोज़ेक वायरस के लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव टू पाउडरी मिल्ड्यू, ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के लिए भी क्या होता है? सेंसिटिव होता है। हमें क्या कहते हैं? एक नई वेराइटी लेते हैं जी, किसकी? वाइल्ड स्पीसीज लेते हैं जो सेंसिटिव होता है किसके लिए? येलो मोज़ेक वायरस के लिए एंड पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सेंसिटिव होता है। उसके अंदर म्यूटेशन करवाते हैं और नई वेराइटी बनाते हैं जिसको नाम दिया है मूंग बीन्स। इसी क्या होता है? ये रेजिस्टेंस होता है येलो मोज़ेक वायरस के एंड पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के लिए, और इसकी यील्ड भी क्या होती है? ये ज्यादा होती है। ये क्या होता है? ये मूंग बीन्स को कैसे डेवलप किया गया था? The limitation of conventional breeding, plant breeding, is that it's successfully when it wild variety are available. अभी तक हमने जितने भी देखा ऐसा हमने तभी कर पाए जब वहां क्या होता था? एक वाइल्ड वैरायटी डेवलप होती थी, वाइल्ड वैरायटी प्रेजेंट होती जो कि क्या थी? उस डिजीज के लिए रेजिस्टेंस होती थी, या फिर क्या होता था? उसके अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होता था। अगर ऐसा ना हो कि ऐसे कोई प्लांट है जिसकी कोई वाइल्ड वैरायटी ही ना प्रेजेंट हो, तो क्या हम उसका नया प्लांट डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा। जो भी रेजिस्टेंस होता है किसके अंदर होता है? वो वाइल्ड वैरायटी के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे? दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द म्यूटेशनल ब्रीडिंग। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? म्यूटेशनल ब्रीडिंग के द्वारा। म्यूटेशन इज पॉसिबल बाय इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल या रेडिएशन लाइक गामा रेडिएशन। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं? म्यूटेशनल ब्रीडिंग के द्वारा। म्यूटेशनल ब्रीडिंग में हम गामा रेज को डालते हैं। हमें रेज को डालेंगे जो हमारी प्लांट में, जैसे मान लें इंसेक्ट रेजिस्टेंस के, इंसेक्ट के लिए जो जीन है उस जीन को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे वहां से म्यूटेशन के द्वारा। तो जो नए प्लांट वेराइटी डेवलप होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा कि वो उसके अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस या फिर डिजीज रेजिस्टेंस होगा। वो वेराइटी प्रोड्यूस बाय द म्यूटेशनल ब्रीडिंग। म्यूटेशनल ब्रीडिंग के द्वारा कौन सी वेराइटी प्रोड्यूस की गई थी? इसकी लिस्ट आप लोग याद रखें। सबसे पहला सरबती सोनारा किसकी वेराइटी है? व्हीट की। पूसा लैम्बरा व्हीट की वेराइटी है। किसने बनाया था? MS स्वामीनाथन ने बनाया था। रेमी एंड एटोमिया किसकी वेराइटी है? राइस की वेराइटी है। मूंग बीन्स किसकी वेराइटी है? बीन्स की वेराइटी है। रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू इंट्रोड्यूस बाय द म्यूटेशन। किसके लिए रेजिस्टेंस होता है? पाउडरी मिल्ड्यू वायरस के लिए एंड येलो मोज़ेक वायरस के लिए होता है। इतना अभी तक हमने क्या किया? प्लांट ब्रीडिंग में देख लिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अब हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्लांट को डेवलप करेंगे। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्लांट को कैसे डेवलप करेंगे इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं।